हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपी फॉरेस्ट गार्ड की क्लास सेकंड के बारे में। इससे पहले मैं एक क्लास ऑलरेडी बना चुका हूं और आप सभी लोगों ने बोला था कि क्लास को जो है वो कंटिन्यू किया जाए। फर्स्ट क्लास में हमने जो है वो मिक्स क्वेश्चन डिस्कस किए थे, बट आज की इस वीडियो में जो है हम साइंस सेक्शन को जो है वो कवर करेंगे और इसी तरीके से जो है हम अलग अलग सेक्शंस को जो है वो कवर किया करेंगे। ठीक है, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, लाइक करने से होता कुछ नहीं है, बस हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए जो है वो जल्द से जल्द वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो लाइक से ये पता लग जाता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, अगर आप लोग एक छोटा सा बटन दबा दोगे लाइक का, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और उतनी ही जल्दी जो है वो आपके लिए और अच्छे तरीके से जो है वो वीडियो आ पाएगी। ठीक है, बाकी आप कमेंट भी कर सकते हैं, बट एक लाइक तो जरूर बनता है। ठीक है, वीडियो देखने के बाद आप जो है वो लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस के कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि डाल्टन नेम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, इनमें से किस चीज के साथ जो है वो डाल्टन का नाम जुड़ा हुआ है। वैसे आपने पढ़ा ही होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको इस वीडियो से समझ आ जाएगा। ठीक है, हिंदी में भी यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है कि डाल्टन का नाम जो है वो निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं, चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एटम। ठीक है, डाल्टन का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है आपका एटम के साथ। अब अगर कुछ डिटेल में बात करें तो आपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में सुना होगा। ठीक है, जो कि केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो इस थ्योरी के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप समझ सकते हो आसानी से। अगर आपसे कभी इनमें से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इजीली उसको कर सकोगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एलिमेंट्स आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं वो एक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? आपका एटम्स कहा जाता है। ठीक है, और ये याद रखना है आपको, एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? वो दी थी आपकी डाल्टन ने। ठीक है, नेक्स्ट है एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, मास और अदर प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो भी आपका गिवन एलिमेंट होता है उसके जो भी एटम्स होते हैं, ठीक है, वो आइडेंटिकल यानी कि सेम होते हैं आपके साइज में भी, मास में भी, ठीक है, और अदर प्रॉपर्टीज में भी। ठीक है, और जो आपके डिफरेंट एलिमेंट होंगे उनके जो है वो डिफरेंट होंगे साइज में, मास में और अदर प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो ये पॉइंट इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, बट आपको पहला पॉइंट जो है वो अच्छे से याद रखना है। थर्ड पॉइंट भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि एटम्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। देखिए, जो भी एटम होते हैं उनको ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, ना ही आप उसको सब डिवाइड कर सकते हो, दोबारा से तोड़ सकते हो। ठीक है, या फिर उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हो, कंप्लीटली खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इनसे भी आपके एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन सिंपल वोल नंबर रेशो टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, अगर कभी भी केमिकल कंपाउंड्स की जो है वो फॉर्मेशन करनी है, यानी कि केमिकल कंपाउंड्स को बनाना है, ठीक है, तो एटम्स जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, वो सिंपल वोल नंबर रेशो में जो है वो आपस में क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आप लाइन याद रख सकते हैं, ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतनी ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, बट फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो आपके माइंड में अगर आपने एक बार पढ़ा होगा तो अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इन केमिकल रिएक्शंस एटम्स आर कंबाइंड, सेपरेटेड और रीअरेंज। जब भी आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, आपने पढ़ी होगी, तो उसमें एटम्स क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं आपके, ठीक है, अलग होते हैं, ठीक है, और दोबारा से रीअरेंज होते हैं। तो इन लाइनों को आप थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत ज्यादा टफ है। सिंपल सा आपको एक एक लाइन याद रखनी है। अगर आपके माइंड में कभी भी जो है वो दोबारा से आ जाएगा अगर आप एक बार भी इसको देखोगे। ठीक है, मेन क्वेश्चन क्या था? मेन क्वेश्चन आपको याद ये रखना है कि डाल्टन का नाम जो है वो आपका एटम से जुड़ा हुआ है। मेरा काम है आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना। बहुत सारे लोगों को ये पहले से आता होगा, तो आता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं आता है तो आप आगे चल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग हैपेंस इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप सभी ने पढ़ी होगी, तो निम्नलिखित में से क्या होता है जब भी आपकी कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है? ठीक है, ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं। देखिए, एग्जांपल क्या है, आपने कभी सेब देखा होगा। ठीक है, सेब को जब काटते हैं, ठीक है, आपने आधा सेब खा लिया और आधा आपने फ्रिज में रख दिया। ठीक है, तो थोड़े दिन बाद आप देखोगे उसका एक पार्ट जो है वो आपका एक काले रंग का हो जाता है। ठीक है, ब्लैकिश सा हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वो क्या हुआ? आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई। सिंपल सा है, जंग लगना। ठीक है, आपका लोहे पर जो है वो जंग लग जाता है। ठीक है, वो किसके कारण होता है? वो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण होता है। तो कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि एप्पल जो है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, किसके कारण? या फिर आपका जंग किस कारण लगता है? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर ऑप्शन में है तो आप आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि जब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, तो इनमें से क्या होता है? जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बढ़ते हैं, लॉस्ट होते हैं, प्रोटॉन होते हैं आपके बढ़ते हैं या फिर लॉस्ट होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। जब भी आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे? आपके कम होंगे, यानी कि लॉस्ट होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी ये एग्जांपल भी याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन इनसे भी बन सकता है। अब देखिए, थोड़ा सा अगर डिटेल में बात करें
कि ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग अ रिएक्शन बाय अ मॉलिक्यूल, एटम और आयन। ठीक है, जब भी किसी मॉलिक्यूल में, एटम में और आयन में ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। व्हेन ऑक्सीडेशन अकर्स एन एलिमेंट लॉसेस इलेक्ट्रॉन एंड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर देखने वाला। सबसे पहले तो क्या देखा आपने कि जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है वो होता है आपका लॉस। बट अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर का क्या होता है, तो आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, बस ये डायरेक्टली आपको याद रखना है। अब आपको अगर ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में नहीं पता है तो ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं। बट अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि अगर ऑक्सीडेशन होता है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या आपका कांस्टेंट रहता है, तो यहां पर आप लिखोगे कि आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो इंक्रीज होता है और ये मोर पॉजिटिव जो है हो जाता है। तो ये दो चीजें याद रखिएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मैं दोबारा से आपको बोल रहा हूं, अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो दोबारा से कर लीजिए, और अगर आपको चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक ड्रग एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, एक ड्रग आप डेली लाइफ में यूज करते हो जिसका नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, जो कि आपकी जनरली किसके लिए यूज होती है, आपकी पेन वगैरह के लिए यूज होती है। ठीक है, तो उसको जो है वो कॉमन नेम में आप किस नाम से जानते हो। ठीक है, यानी कि आप घर पर अगर मैं सिंपली बोलूं तो किस नाम से बुलाते हो, तो इसका जो सही नाम है वो है आपका एस्प्रिन। ठीक है, एस्प्रिन को ही जो है वो आपका एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी आप ज्यादा डिटेल में ना जाएं, ये बी फार्मा वालों का काम है। ठीक है, तो बस आपको इतना, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप ये याद रख सकते हैं, एस्प्रिन का नाम है। ठीक है, देखिए एस्प्रिन और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज अ सैलिसिलेट ड्रग ऑफन यूज्ड एन एनाल्जेसिक टू रिलीव माइनर एचेस एंड पेन्स। ठीक है, जब भी आपको पेन्स वगैरह होती है, ठीक है, तो आपको पता ही है कि आप कौन सी यूज करते हो, एस्प्रिन खा लेते हो, डिस्प्रिन खा लेते हो। ठीक है, ये क्या होती है कि एंटीपायरेटिक होती है जो कि फीवर को रिड्यूस करती है। ठीक है, और एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन भी होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी वगैरह जो आपकी इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है, ठीक है, उसको कम करती है। ठीक है, तो ये ज्यादा चीजें आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल सा आपने क्या रखना है याद कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो है वो एस्प्रिन को बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ आयरन When it rust, जब भी आपका जो है लोहे में जंग लगता है तो उसके वजन में क्या चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। आपने ये तो देखा होगा कि जो लोहा होता है उसमें जंग लगता है, बहुत बार देखा है। बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आपका जंग लगता है तो उसका जो वेट होता है, उसका भार होता है, उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, कि वो इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज या इंक्रीज होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है, या आपका सेम ही रहता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इंक्रीज देन डिक्रीज। जो आपका जब भी जंग लगता है लोहे में तो उसका पहला साइज जो है वो इंक्रीज होगा और बाद में जो है वो आप साइज नहीं सॉरी जो उसका वेट होगा वो पहले इंक्रीज होगा और बाद में जो है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ऐसे याद रख सकते हैं आप कॉमन सेंस में कि लोहा है, लोहे के ऊपर जंग लग गया तो और भी ज्यादा वेट आ गया, फिर वो जंग जो है वो झड़ गया, आपको पता ही है रस्ट, फिर आप अगर आप उसको झड़ना शुरू कर देता है, ठीक है, तो उसके बाद उसका वेट जो है वो कम है। ये कॉमन सी एक मैं आपको चीज बता रहा हूं याद रखने के लिए। ठीक है, देखिए क्या है कि व्हेन आयरन और एनी अदर मेटल ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर कंबाइंस विद द आयरन टू मेक आयरन ऑक्साइड और रस्ट। ठीक है, आयरन ऑक्साइड और रस्ट यानी कि जंग आपका, जब भी कोई आपकी मेटल में जो है वो ऑक्सीजन एयर के साथ कंबाइन होती है तो उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, तो वेट होता है जो उसका बार का, यानी कि जो भी आपका लोहा होगा उसका इंक्रीज होगा और बाद में जो है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पीवीसी की अगर कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो पॉलीविनाइल क्लोराइड इज अ पॉलीमर ऑफ किसका। ठीक है, जो पीवीसी है वो एक बहुलक है यानी कि पॉलीमर है किसका इनमें से, तो ये आंसर तो आप आई थिंक आपको पता लग गया होगा, इसका जो सही आंसर है वो है आपका विनाइल क्लोराइड। ठीक है, पी पहले था पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका विनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी इज मेड अप फ्रॉम द मोनोमर विनाइल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला, इट इज यूज फॉर मेकिंग रेनकोट्स, हैंडबैग्स। ठीक है, आपके जो बरसाती वगैरह होती है, हैंडबैग होते हैं, टॉयज होते हैं, ठीक है, आपकी डॉल होती है, इलेक्ट्रिकल गुड्स होती है, ठीक है, पाइप्स वगैरह होती है, उन सब में जो है वो पीवीसी जो है वो आपकी काम आती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज फूल्स गोल्ड। इनमें से किसको जो है वो आपका एक तरह से फूल्स ही आएगा, ये तो मूर्ख यहाँ पर ट्रांसलेशन होगी। ठीक है, फूल्स सोने के नाम से जो है वो आपका जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आयरन पायराइट। ठीक है, आयरन पायराइट को जो है वो फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है।
The mineral pyrite or iron pyrite, also known as fool's gold, is an iron sulfide with the chemical formula FeS2। ठीक है, तो fool's gold किसको कहते हैं? आयरन पायराइट को कहते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? FeS2 होता है। ठीक है, अगर आप फूल्स गोल्ड की बात करें तो टेक्निकली इसको पायराइट या आयरन पायराइट, ठीक है, आयरन सल्फाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ द स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द स्पाइस हीट ऑफ अ चिली पेपर। जो भी आपकी चिली पेपर होती है, मिर्च वगैरह होती है, उसकी जो भी स्पाइस होती है, ठीक है, जो भी उसमें आपको मिर्चें लगती है, उसकी मेजरमेंट के लिए जो है वो कौन सी स्केल जो है वो यूज की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपकी स्कोविल स्केल। ठीक है, याद रखिएगा। तो हॉटनेस, जो भी आपकी चिली की हॉटनेस होती है, उसके लिए जो है वो स्कोविल स्केल का जो है वो यूज किया जाता है। देखिए, जो भी चिली में हॉटनेस होती है वो किसके कारण होती है? वो होता है केमिकल कंपाउंड कैप्सिसिन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कैप्सिसिन। और पहला याद रखना है आपको स्केल। बस इतनी चीजें जो है आपको इसके बारे में याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following is the poorest conductor of heat in comparison to the other option? देखिए, ये जो सारे दिए गए हैं ये कंडक्टर ऑफ हीट हैं, सभी हैं, बट इसमें पूछा गया है कि इनमें से आपका पुअरेस्ट, जो सबसे कम कंडक्टर हीट है, ठीक है, वो कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लेड। ठीक है, इनमें से, ठीक है, ऐसा नहीं है कि दूसरे नहीं होते, ये कंडक्टर है हीट का, बट इनमें से जो है वो सबसे पुअरेस्ट है। ठीक है, सबसे पहला क्या चीज याद रखनी है कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, सिल्वर क्या है? ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर होता है आपका हीट का। वाइल अमंग मेटल्स लेड इज पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, जो लेड है आपका सबसे ज्यादा पुअर कंडक्टर होता है। कॉपर एंड एल्युमिनियम आर गुड कंडक्टर वाइल मर्करी इज द पुअर कंडक्टर। मर्करी भी जो है आपका पुअर कंडक्टर है, बट जो आपका लेड है वो पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास 2 जो है वो पसंद आई होगी। बाकी लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए कल दोबारा से एक अच्छी वीडियो लेकर जो है वो आऊं। बाकी जीके स्टडी आपको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत सारी चीजें आपको वहां पर मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।